तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि अक्टूबर सीरीज की हो रही है शुरुआत और शुरुआत होती दिख रही है दमदार। सितंबर सीरीज का फाइनली हुआ अंत कमजोरी के साथ। आज है मूड माहौल काफी बेहतर, तो मजबूत शुरुआत के बाद क्या तैयारी है, इसी सवाल के जवाब की तो शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अक्टूबर सीरीज में आपको बाजार में क्या करना चाहिए, किस तरह की डायरेक्शन रह सकती है और कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। सर, सीरीज की तो बात करेंगे, पर आज के लिए जो बड़ी बातें हैं, आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं, वो पहले बताइए। बिल्कुल दीप, और ये बड़े ट्रिगर्स आपको अमेरिका से ही आते हुए दिख रहे हैं। भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन हल्के हरे निशान के साथ डाउ की समाप्ति होती हुई दिखी है। एफआईज ने 4 दिनों में तगड़ी बिकवाली की और ये बिकवाली का आंकड़ा थमता हुआ नहीं दिखा। सितंबर सीरीज के आखिरी हफ्ते में उम्मीद करें कि अक्टूबर सीरीज में थोड़ी ये बिकवाली थमती हुई नजर आए, लेकिन 8,500 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली, वायदा कारोबार की बिकवाली तो अलग ही है। निफ्टी में आज से डिवीज लैब और एसबीआई लाइफ की हो रही है एंट्री। भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट आज से निफ्टी से होंगे बाहर, लेकिन बैंकरप्सी कार्रवाई से 3 महीने की राहत मिली है। आईबीसी कोड को 3 महीने के लिए लागू नहीं किया जाएगा। बैंकों के लिए कुछ हद तक थोड़ी खराब खबर इसे मान सकते हैं, और कंपनियों के लिए और जिन लोगों ने कर्ज लिया उनके लिए थोड़ी राहत की बात आप ये मानकर चल सकते हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको रखना है फोकस आज की। बिल्कुल अनिल जी, तो आज के ट्रेडिंग सेशन पर फोकस है। सर, कई सारे सवाल पूछने हैं आपसे, जिस तरह से मार्केट एक्शन रहा है और चाल कैसी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सर। सितंबर सीरीज, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी और स्पेशली इस हफ्ते की गिरावट के बाद पहले तो बताइए कि जो अक्टूबर सीरीज शुरू हो रही है, इसका सेटअप आपको कैसे लग रहा है? इस सीरीज में बाजार की चाल कैसी रह सकती है? दीप, पहले मैं डेटा बताऊं और उसके बाद मैं आपको विश्लेषण करता हूं। डेटा में सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में है वो है कि एफआईज इंडेक्स पर कितनी तेजी की पोजीशन के साथ अक्टूबर सीरीज की शुरुआत करें, और ये है आंकड़ा 44% का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में सिर्फ 44% है। मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट दूं, जब सितंबर सीरीज की शुरुआत हमने की थी बड़े बुलिश नोट पर थे और एफआईज की लॉन्ग पोजीशन थी 75%। आज वहाँ से 31% नीचे, 31% नीचे 44% पर आप सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसे कैसे देखें? एफआईज का डेफिनेटली बाजार पर कॉन्फिडेंस लो है, कम है, इसीलिए 44% के साथ नेट लॉन्ग पर जा रहे हैं। सितंबर की सीरीज़ की शुरुआत में वो अच्छे खासे, और हम बात भी कर रहे थे कि पिछले कई महीनों के हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने नेट लॉन्ग रखे, और हुआ क्या सितंबर में वो आप देख लीजिए। तो उस लिहाज से देखें तो एफआईज बाजार में हल्के हो चुके हैं और बिकवाली कर चुके हैं, और आज के सेशन के लिए और अक्टूबर सीरीज़ के लिए सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव संकेत यही है। देखिए, पिछले 5 दिनों से हम लगातार आपको अगर एक किसी नेगेटिव संकेत की बात कर रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि एफआईज की बिकवाली बड़ी नेगेटिव है, एफआईज की बड़ी बिकवाली नेगेटिव है। और आज मैं इस सीरीज़ की शुरुआत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि एफआईज की तरफ से हल्की पोजीशन इस सीरीज़ के लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर है। भाई, आपके पास स्टॉक होगा तब तो बेचोगे ना, नहीं होगा तो क्या बेचेंगे? और कोई ऐसा तो है नहीं कि एफआईज पूरा ही छोड़कर चले जाएंगे कि हमें पोजीशन जीरो ही कर लेनी है। अल्टीमेटली आपको इक्विटी में रहना तो है ही ना। तो मेरे ख्याल से जो बिकवाली थी वो हो गई, काफ़ी कुछ हो गई, काफ़ी हद तक हो गई सीरीज़ में, सितंबर की सीरीज़ में, और अब यहाँ से बिकवाली और बढ़ने की संभावना कम है। अल्टीमेटली नेट लॉन्ग आप 35-40 के नीचे तो कभी जाते ही नहीं हैं, तो उस लिहाज से एक्सेप्ट कोई मार्च वाला महीना, अप्रैल वाला महीना आ जाए, वो तो एक अलग बात है जहाँ 10 से 15% की रेंज में गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग है, ये जुलाई के महीने में 42% आए थे। लगभग आप जुलाई के महीने के आसपास आ चुके हैं 44%। तो जुलाई के महीने के सेंटिमेंट में जो सावधानी भरा माहौल था कि कभी नीचे देखते थे हम मार्च और अप्रैल की तरफ और ऊपर नहीं देखते थे, आज भी वही माहौल है। हम नीचे की तरफ देख रहे हैं कि और कितना गिर सकता है, ऊपर की तरफ शायद अभी भी नहीं देख रहे हैं। तो और वहाँ से आप देखिए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर दोनों अगस्त की, जुलाई की सीरीज और अगस्त की सीरीज दोनों मजबूती के साथ बढ़े। 3 सीरीज के बाद अब पहली सीरीज ऐसी है जो नेगेटिव बंद हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक करेक्शन वाली सीरीज थी, सावधानी और सतर्कता वाली सीरीज थी। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमने पिछले महीने 750 पॉइंट का नुकसान जो देखा है निफ्टी पर और 3000 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान बैंक निफ्टी में देखा है, वो पूरा का पूरा अक्टूबर सीरीज में हम कवर कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह, जब आप हल्की पोजीशन के साथ एफआईज की आंकड़े देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब बिकवाली की संभावनाएं कम हो जाती है।
खरीदारी का रुझान बनता और दिख सकता है। तो पहला पॉजिटिव ये है। दूसरा पॉजिटिव आपको बताऊं इस सीरीज़ की शुरुआत में, और वो आता दिख रहा है पुट कॉल रेशियो से। सीरीज की शुरुआत में 1.11 ये पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली आप ये मानकर चल रही कि ओवरसोल्ड है। सीरीज के अंत में पुट कॉल रेशियो 1.7 1.6 होता है, तब भी हम कहते हैं कि ये ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि सीरीज के अंत में। इसी तरह से सीरीज की शुरुआत में अगर पुट कॉल रेशियो 1.25 1.3 के नीचे से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक के आसपास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है, और ये बता रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना तय है। और ये मैं डेटा अगर आज आपको एसजीएक्स निफ्टी मजबूत नहीं दिखता, अगर लाल निशान में आ भी जाए, तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि मार्केट ओवरसोल्ड है, जो साफ तौर पर डेटा पे दिख रहा है। तीसरी बात एक और पॉजिटिव जो दिख रही वो है कि कॉन्फिडेंस की कमी ही पॉजिटिव होती है मार्केट के लिए, और कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है स्टॉक्स के रोल ओवर्स में। स्टॉक्स का रोल ओवर पिछले महीने 95 लाख शेयरों का था, जो घटकर 80 लाख शेयरों के आसपास रह गया, जो पिछली कुछ सीरीज का सबसे लोएस्ट लेवल है। आमतौर पर 1 करोड़ शेयर प्लस का आप रोल ओवर होते हुए देखते हैं हर सीरीज में। उसके मुकाबले में 80 लाख शेयरों का रोल ओवर 20% कम, यानी कि स्टॉक्स को लेके भी ट्रेडर्स एफआईज हल्के हो चुके हैं। तो ये सीरीज सबसे बड़ी बात ये कि जो जितना भारी होगा वो उतना नीचे बैठेगा, जो जितना हल्का होगा ऊपर उड़ेगा। तो इस सीरीज़ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव जो डेटा से निकल कर आता दिख रहा है वो ये है कि सीरीज़ बहुत हल्के नोट पर शुरू हो रही है, और आमतौर पर सीरीज़ अगर भारी पोजीशन के साथ शुरू और थोड़ी भी ख़राब खबर आ जाए तो गिरते जोर से हैं। सीरीज़ अगर हल्के नोट के साथ शुरू और कोई भी हल्की सी अच्छी खबर आ जाए तो बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो मैं इस सीरीज़ की शुरुआत में मैं पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, न इसलिए कि कोई ग्लोबल मार्केट से एसजीएक्स निफ्टी है, बल्कि इसलिए कि डेटा मजबूत दिख रहा है। एक और डेटा डीप डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है निफ्टी के रोल ओवर का। 80% के मुकाबले में 71% का रोल ओवर। हालांकि बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स में कोई खास बदलाव नहीं, 78% के आसपास है, लेकिन और वहाँ पर शॉर्ट रोल ओवर्स काफ़ी हुए हैं। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में रोल ओवर कम हुए हैं। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रोल ओवर्स कम हुए हैं, शॉर्ट वाले रोल ओवर्स थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। 80% से 71% निफ्टी के नेट रोल ओवर रह जाना, वो भी इस बात की ओर इशारा करता है कि अगली सीरीज़ को लेकर तेज़ी का कॉन्फिडेंस कम था कल लोगों में। तो बाजार को ऊपर आने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से तो आपने देखा 10,794 से 5 ही सेशन में, बढ़ने में 50 सेशन लगते हैं, घटने में 5 सेशन लगते हैं। आप देखिए 10,800 से 11,800 जाने में कितना वक्त लगा, 40 सेशन से ज़्यादा लगे होंगे मेरे ख्याल से, और आने में 4 सेशन लगते हैं, 5 सेशन लगते हैं। तो इसलिए आप जब हल्के नोट के साथ अगर रोल ओवर कर रहे हैं तो ये एक और अच्छा संकेत है। तो मुझे अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में एक भी डेटा खराब नज़र नहीं आया। अब आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि एफआई नेट लोगों के मूड खराब है, नहीं खरीदेंगे, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, ये तो मंदी का संकेत है। आप ये भी कह सकते हैं कि विक्स इतना बढ़कर आया है 12%, ये तो और वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा। और आप डेटा एक ही होता है, आपका एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है, आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सीरीज़ डीप बाय ऑन डिप्स वाली सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ में जब आप अगर गिरावट मिलेगी, सीरीज़ के लिए आउटलुक पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं जा सकता, नीचे डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन उस नीचे जाने में आपको क्या करना है। तो अब ये सीरीज़ आपको खरीदारी का मौका देगी, जो आपको नवंबर दिसंबर में, और हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए तो इसी सीरीज़ में आपका पैसा बन जाए। तो इस जो हमने सितंबर की सीरीज़ सावधानी वाली रखी थी, अक्टूबर की सीरीज़ पैसा लगाने वाली सीरीज़ है, ये ध्यान में रखिए। इस सीरीज़ में पैसा लगाना है, पिछली सीरीज़ में सावधान रहना था, ये बहुत क्लियर है। अच्छा, अब अच्छी तेजी का मूड कब बनाना है अक्टूबर सीरीज़ के लिए, इसके लिए मैं आपको 2 लेवल दे देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कब से ये सोचना शुरू करें कि हम ठीक हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। नहीं तो हमेशा ये लगता है कि गिर रहे हैं। 2 लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी 11,150 11,200 के ऊपर अब बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हम पहला संकेत मजबूती का दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया और अब फुल फ्लेज तेजी करो, वैसा नहीं है। उसके लिए लेवल मैं बाद में आगे दूंगा, पहले एक एक करके बहुत ज़्यादा लेवल दे दूंगा, आप याद नहीं रख पाएंगे। 11,150 ये वो लेवल है निफ्टी का जिस पर आपको फोकस करना है। जिस दिन 11,150 के ऊपर क्लोज देता है निफ्टी, उस दिन आपको विचार करना है कि क्या मुझे तेज़ी से मंदी में आना शुरू कर देना है, क्या मेरी तेज़ी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला लेवल है जिस पे आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 21,200 के ऊपर बंद होगा तो पहली बार हमें सोचना है कि क्या हमें तेजी मंदी की पोजीशन पूरी तरह से ख़त्म कर लेनी है, क्या तेज़ी के मूड में आना शुरू करना है। तो पहले इन 2 लेवल को पार करके टिकने दें,
उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी कब और कितनी करनी है। तो ये 2 लेवल आप नोट करके रख लीजिए, 11,150, 21,200 क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे नहीं क्लोजिंग। और जिनको थोड़ी सी सेफ्टी और रखनी कि भाई नहीं मैं बहुत सेफ होकर चलना चाहता हूँ, तो 11,250 कर लो 1% और ऊपर, और 21,500 कर लो बैंक निफ्टी पर 300 पॉइंट और ऊपर। लेकिन मैं यहीं से आपको लेवल इसलिए दे रहा हूँ ये वाले कि यहीं से हमें सतर्क होना शुरू हो जाना है कि मूड, क्योंकि क्या होता है कि 10,800 से गिरना शुरू होता है, जब तक आप सोचो कि मंदी करनी है या तेजी की पोजीशन छोड़नी, तब तक 11,800 से 11,250 आप ऐसे आगे पता ही नहीं चला। और जब तक संभले सोचें, इससे पहले अगर लेवल आपके हाथ में है, आपको पता है कि मुझे इस लेवल से अपना मूड बदलना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो दीप, ये मेरा पूरा अक्टूबर सीरीज को लेकर आपके लिए आउटलुक है। बिल्कुल अनिल जी, तो अच्छी शुरुआत कर रहे हैं सर आप दिन की, ये बोलकर कि अक्टूबर सीरीज़ अच्छी रहनी चाहिए बाज़ार में और आपको अपना थोड़ा मूड यहाँ पर अब गिरावट पर ख़रीदारी का करना चाहिए सर। क्योंकि कल आप कह रहे थे कि अब मैं सपोर्ट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि जो सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ वहीं पर बाज़ार आ रहे हैं, तो आज आपने रेजिस्टेंसेस तो बता दिए हैं, आशा करते हैं कि पहले रेजिस्टेंस की तरफ ही बाज़ार जाएंगे। पर एक सवाल सर इस पर ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, मार्केट के जो मेंटालिटी के हिसाब से जो 200 डीएमए 200 डे मूविंग एवरेज होती है वो एज अ सपोर्ट काफ़ी अहम मानी जाती है और हम उसके काफ़ी करीब हैं, तकरीबन 20-25 पॉइंट दूर ही हैं, 10,775 के करीब आती है 200 डीएमए। ये कितना अहम लेवल रह सकता है मार्केट के सपोर्ट के लिए, और अगर इसके नीचे आकर हम सस्टेन करते हुए देखते हैं तो फिर क्या कोई चिंता बनेगी बाजार के लिए? दीप, देखिए 2 चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो मैं चूंकि तकनीकी लेवल देखता नहीं और बहुत ज़्यादा समझता नहीं, इसलिए 200 दिनों की मूविंग एवरेज पर कमेंट करना शायद बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरे वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से भी 10,775 एक इंपॉर्टेंट लेवल आया ज़रूर है। तो ये आप जो बोल रहे हैं ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि मेरा भी लेवल 10,775 निकल कर आ रहा है, लेकिन मेरा 10,775 का लेवल इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो 10,650 के आसपास का है। तो मैं ये समझ रहा हूँ 10,650, 10,775 ये 125 पॉइंट की रेंज मेरे लिए मजबूत सपोर्ट है। अब ये 10,775 से घूम गया मतलब कल 10,790 बनाया तो 10-15 पॉइंट का तो आपको हमेशा वो लेके चलना पड़ेगा। क्या 10,790 से घूम गया यानी 10,775 छू लिया और यहाँ से रिकवरी हो जाए, या 10,650 से तक आ सकता है? इसका जवाब 1-2 दिन में आपको मिलेगा। लेकिन मेरे लिए सपोर्ट रेंज 10,675, 10,650, 10,775 निकल कर आती है, ये बहुत क्लियर कट है। तो निफ्टी के लिए तो मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज 10,775 के आसपास है तो शॉर्ट टर्म के लिए ये लेवल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और अब फ्रेश कमजोरी आपको तभी माननी चाहिए जब आप 10,775 को तोड़कर ट्रेड करना शुरू करें, तो ही आपके लिए नीचे की रिस्क खुलती है जो 10,650 और 10,500 तक निफ्टी को ले जा सकती है। तो मेरा ये समझना है, तो इस मामले में मैं सहमत हूँ, ये बात सही है। और ये लेवल बैंक निफ्टी पर 20,250, 20,300 का आता है। आई डोंट नो वो आपके 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास है या नहीं है, लेकिन 20,250, 20,300 बैंक निफ्टी पर वो लेवल है जिसके नीचे अब फ्रेश कमजोरी होगी। क्योंकि हमें ये भी देखना है, कमजोर तो हमें है, इसमें हमें किसी को सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ही पता है हम कमज़ोर हैं। लेकिन और कमज़ोर कब होंगे? तो और कमज़ोर होने के लिए 20,250, 20,300 तोड़ेंगे तो और कमज़ोर होंगे, 10,775 तोड़ेंगे तो और कमज़ोर होंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आशा करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आप बता रहे हैं सर, हम एटलीस्ट इनको होल्ड कर पाएँ ट्रेड में। एक छोटा सा सवाल और सर, और उसके बाद आज के सेटअप की बात करते हैं। आप बोल रहे थे कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, थोड़ी डिप्स पर खरीदारी के मौके मिलेंगे, पर जब 1,000 पॉइंट्स की इतनी तेज़ गिरावट आती है और मूड माहौल को अफेक्ट भी करती है, तो आपको लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस रहेगा इस डिप को खरीदने में, या वो मेंटालिटी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं मार्च के बाउंस बैक से अब तक सिर्फ मई की सीरीज ही थी जहां पर हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है, बाकी सारी सीरीज में पॉजिटिव ही एक्शन रहा है एक्सेप्ट अब सितंबर को लेकर। तो इतनी तेज गिरावट के बाद क्या वो मेंटालिटी या अप्रोच रहेगा बाय ऑन डिप्स का मार्केट में, या कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा लोगों में? बहुत अच्छा सवाल है दीप, कि क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए कॉन्फिडेंस तो 10,700-800 में ही था, माफ़ कीजिएगा 11,700 11,800 के आसपास ही था। 10,800 पे कभी कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता खरीदने का जो आपका 11,800 पर कॉन्फिडेंस हो, राइट? तभी तो आपको खरीदना है। देखिए जब मैं सितंबर सीरीज़ के लिए मैं बार बार कह रहा था कि सावधानी वाली सीरीज़ है, सतर्कता वाली सीरीज़ है, इसमें हल्के रहना है, संभल कर रहना है, दिग्गजों में शिफ्ट होना है, मिड कैप से, तब वहाँ तो संकेत नहीं था ऐसा कोई कि जब एफआईज 75% की नेट लॉन्ग पोजीशन के साथ सितंबर की सीरीज शुरुआत करें और आज
अभी आज ये कोई भी आपको नहीं कहने वाला है कि 10,800 पर अगर आप बंद हुए हैं तो ये सीरीज़ खरीदारी की है। मैं फिर ये कहूँगा कि ये सीरीज़ खरीदारी की है। अब आपको दो तरीके से देखना है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर्स के लिए राय नहीं देते हैं, ट्रेडर्स के लिए राय देते हैं ज़्यादा। तो ट्रेडर्स का काम रोज़ का है, इसके लिए उनके लिए रोज़ राय होती है। इन्वेस्टर्स के काम रोज़ का नहीं होता। तो पहले मैं इन्वेस्टर्स के लिए बता दूँ, इन्वेस्टर्स के लिए इस सीरीज़ में पैसा लगाने का मौका है, 100% मौका है। आपको इस सीरीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अगली सीरीज़ 2 महीने का व्यू लेकर आपको अगले 5-6 हफ्ते तक एसआईपी कर लेनी चाहिए। धीमे धीमे आप वापस पैसा लगाइए। 10,800 पे लगाया, 10,650 पे लगाया, 10,500 पे लगाया, 10,200 पे लगाया। आई डोंट नो कहाँ पर रुकेगा और हो सकता है 10,800 से घूम जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पैसा लगाइए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पिछली सीरीज़ की शुरुआत में ही मैंने कहा था आप मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाइए, वो अभी भी रखिए। इस सीरीज़ के मिड में अगर यहाँ से 4-5% का करेक्शन निफ्टी में आ जाता है तो हम शिफ्टिंग लार्ज कैप से फिर से मिड कैप्स की तरफ करने की कोशिश करेंगे। तब मिड सीरीज़ में देखेंगे सीरीज़ के दौरान अगर कुछ हुआ तो। अदरवाइज अब आपका ये कि आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है, आप ये सोचेंगे अब मैं क्या करूँ, निकल जाऊँ, तो इसका जवाब है ना। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सीरीज़ दर सीरीज़ आप अपने निवेश के पर आप एक कॉल नहीं ले सकते कि मैंने 3 सीरीज़ पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था या कोई अच्छा स्टॉक खरीदा था, 3 सीरीज़ बाद निकल जाऊं, तो वो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, वो इन्वेस्टर नहीं है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को जैसे हैं बने रहें, होल्ड करें। आपकी एसआईपी चल रही है, एसआईपी चालू रखें। और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो अब 1.5-2 महीने के लिए एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने के लिए जो पोजिशनल इन्वेस्टर से मेरा मतलब है जो 3 महीने 6 महीने साल भर का व्यू लेकर पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए 4 से 6 हफ्ते एक और एसआईपी शुरू करने का वक्त है। सपोज आपको 1 लाख रुपये डालना है, अब 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार की 5-6 इंस्टॉलमेंट कर लीजिए और ये आपको अगले 1.5-2 महीने में डालनी है। या तो पॉइंट्स के हिसाब से कर लें या वीकली एसआईपी कर लें। पॉइंट्स के हिसाब से हर 150-200 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो मैं और डालूंगा, या वीकली हर सोमवार मंगलवार जो आपका शुभ दिन हो वो डिसाइड कर लीजिए, उस दिन मेरा पैसा जाएगा। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर कट रहा है। पुराने इन्वेस्टर्स के साथ पुराने इन्वेस्टमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं, वैसा का वैसा नया इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। और अगर आपकी एसआईपी वगैरह जारी तो जाने दें। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अलग हो सकती है, ये मैं इन जनरल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, स्पेशली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में तो अब कोई स्टॉक्स बढ़ेंगे कोई घटेंगे तो उस हिसाब से आपको इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा। अब आइए इन्वेस्टर्स का जहाँ तक ट्रेडर्स का जहाँ तक सवाल है, ट्रेडर्स के लिए सिंपल है। ट्रेडर्स को तो ट्रेंड के साथ चलना होता है और ट्रेंड में बदलाव जब होगा तब आपको फुल फेज तेजी में आना है। जब तक 11,150 के ऊपर निफ्टी बंद ना हो, जब तक 21,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद ना हो, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। उसके बाद न्यूट्रल होगा, फिर हम देखेंगे कि क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो ट्रेडर्स के लिए राय बिल्कुल अलग है दीप, और वो ये कि जब तक इन 2 लेवल के ऊपर बाजार बंद नहीं होता, जो कि 11,150 और 21,200, तब तक आपको बिकवाली ही करनी है, ऊपर में निकलने के बारे में ही सोचना है। तो ये बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और हमें याद भी है सर आखिरी बार जब आपने कहा था कि अब इस गिरावट का फ़ायदा उठाइए, 8,800, 8,300 और फिर फाइनली 7,600 के करीब आपने कहा भी था कि एसआईपीज़ करिए, 5 से 6 हफ्तों के लिए अच्छे रिटर्न्स आएंगे। वहाँ से तो शानदार रिटर्न्स आए। अब फिर से अनिल जी कह रहे हैं कि एसआईपी रूट से बाजार में कॉन्फिडेंस रखिए और अपना पैसा लगाइए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरे अक्टूबर सीरीज़ की सलाह और मार्केट एक्शन की समझ। आज के एक्शन की शुरुआत करते हैं सर। फिर आज के संकेत क्या बता रहे हैं, किस तरह का एक्शन रहेगा आज बाजार में? देखिए दीप, पहले आज के संकेत मैं आपको बता दूं। संकेत में ग्लोबल संकेत आज के लिए पॉजिटिव हैं, एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, डीआईज घरेलू फंड के न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत पॉजिटिव जो मैंने बताया भी, और सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ट्रेंड भी न्यूट्रल है आपके लिए। अब आइए आज की स्ट्रेटजी। 10,650, 10,775 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है, ये आसानी से नहीं टूटेगा और इस रेंज में आपको करनी है खरीदारी। 11,000, 11,075 अगर ये रेंज आज ऊपर की तरफ आती है तो यहाँ पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली। ये आपके लिए रेंज है निफ्टी पर ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 20,050, 20,300, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आज काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 20,800, 20,950, ये वो रेंज है जिसके पार जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये डे हाई रेंज है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए निफ्टी की दिन की रेंज आपको बता दूं, 10,800, 10,950 ये निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है। 10,775, 11,000 ये निफ्टी की मीडियम रेंज मानकर चलिए, और बड़ी रेंज 10,700 से 11,025 ये मान लीजिए आज के लिए।
अब आइए बैंक निफ्टी 20,400 20,800 कल जहां बंद हुए, कल का जो लो है 20,400 वो पहला सपोर्ट है। उसके बाद 20,300 से 20,950 ज़्यादा संभावना है कि आज इसी रेंज से आप काम चला लें। फिर भी एक बैंक निफ्टी की आदत और उसके ट्रेंड और उसकी उछल कूद को देखते हुए एक बड़ी रेंज हमेशा हाथ में रखिए, और वो है 20,050 से लेके 21,150 की बड़ी दिखेगी आपको, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं बड़ी है तो क्या करूं। अगर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, सेंसेक्स 1,000 1100 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो रेंज तो बड़ी अपने आप हो जाएगी। तो ये बड़ी रेंज है, इस पर आप फोकस करिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आज के लिए जो हमारी रेंजेस हैं ये निकल कर आ रही हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी है। पोजीशन के बारे में तो सर आपने बता ही दिया, थोड़ी देर में संकेतों को विस्तार में भी समझेंगे। पर जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं मार्केट में, अगर कल की गिरावट में किसी ने फिर भी कैरी फॉरवर्ड करी हो तो क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से मैं ब्रशअप कर दूं। एफआईज की नेट लॉन्ग हमने बात की कि सीरीज की शुरुआत में 44% है, लेकिन कल से भी घटी है। कल 50 थी, 50 से 44% हुई, तो एफआईज ओवरसोल्ड है मार्केट में। पीसीआर ओवरसोल्ड है सीरीज की शुरुआत में, भले ही बढ़कर आया है 1.03 से 1.11, तो मेरा ये मानना है कि फिर भी ये ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। और विक्स बढ़ा है काफ़ी तेज़ी से 12%, ये थोड़ी सी सावधानी के संकेत दे रहा है। आइए अब आपको निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस, जो आप जिस लेवल की बात कर रहे थे, देखिए मेरा भी वही निकल कर आया है 10,775 इंट्राडे के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी 20,300 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए। जो शॉर्ट पोजीशन है इंट्राडे ट्रेडर्स 11,025 का रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग बेसिस पर 11,150 या 11,200 का रख लें। थोड़ा दूर आएगा, लेकिन आपको दूर आएगा तो दूर ही रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 20,850 का रख लें, और क्लोजिंग बेसिस पर आपको 21,200 का स्टॉप लॉस रखना है। ये आपके लिए शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस। आइए अब बता दूं नई पोजीशंस कैसे बनानी है। 10,775 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। 10,900, 10,950, 11,000 और 11,025, ये 4 टारगेट के लिए आप निफ्टी में कर सकते हैं खरीदारी। अब निफ्टी बेचने की जो राय है दीप, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि कहाँ से बेचना चाहिए। इसको लेकर 11,000 के नीचे कंफर्ट कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन 10,950 से मूड बनाया जा सकता है कि अब शॉर्ट कर देना चाहिए। तो 10,950 से आप बेचना शुरू करें। 11,075 ये परफेक्ट रेंज है 125 पॉइंट की, जहाँ पर आप बेचें। एकदम मीडियन पर बेचना चाहते हैं तो आप 11,000 पे बेचिए। एकदम सेफ होकर बेचना चाहते हैं तो 11,025-75 के आसपास बेचिए। और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 10,950 से भी बेचना शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियर कट है 11,150 का माफ़ कीजिएगा। टारगेट 2 रखिए, 10,900, 10,825, इनके लिए आपको करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी आइए आप। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है आपको 20,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 20,650, 20,800, 20,950, और बहुत हो गया, वैसे तो 20,950 के ऊपर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी 21,150 फाइनल टारगेट, दैट्स इट। इसके ऊपर का नहीं, 21,150। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ भी यही समस्या है कि करे कहाँ से। मैं सबसे पहले कंफर्टेबल हूँ 20,950 से शॉर्ट करने के लिए, लेकिन 20,800 से मूड बनाना शुरू करना पड़ेगा कि यहाँ खरीदना नहीं, शॉर्ट करने का लेवल आ रहा है क्या, वो सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं 20,800 20,950 की रेंज दे रहा हूँ, लेकिन परफेक्ट लेवल 20,950 है। 21,200 परफेक्ट स्टॉप लॉस है। 20,700, 20,550, 20,450 मैक्सिमम यही टारगेट है। इनके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लेवल्स जिस तरह से आप नई पोजीशंस बना सकते हैं इस बाज़ार में। देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। राहत का संकेत तो ये, कोई भी स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में नहीं है, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है। इंडिया बुल्स हाउसिंग आखिरी स्टॉक बचा था बैन में कल, वो भी अब बाहर हो गया है। सर थोड़ा डेटा अगर विस्तार में समझें तो एक बार फिर से हमने देखा कि कल एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है, और पिछले 4 दिनों में इस हफ्ते 8,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। तो कितनी बड़ी चिंता के संकेत है, यहाँ पर कुछ सुधरना चाहिए संकेत। और क्योंकि नई सीरीज का पहला दिन है, तो वायदा कारोबार के हिसाब से कोई अहम लेवल्स जो निकल कर आते हो? देखिए, चिंता की तो बात है, और वो चिंता की बात आपको सितंबर सीरीज में दिख भी गई, और इसीलिए हम सितंबर सीरीज में लोएस्ट लेवल पर बंद हुए हैं।
तो एफआईज की बिकवाली, लेकिन सीरीज़ की समाप्ति के साथ रुकनी चाहिए। और हो सकता है अगर आज आपको थोड़ा बहुत खरीदारी का आंकड़ा दिखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कई बार ये होता है ना कि सबने बेचा और बाद में पता चला रहे सबने बेचा, अब तो ज़्यादा नीचे आ गया, मुझे फिर से लेना है, तो वो सब बेचने की और सबके खरीदने की सिचुएशन वापस बन सकती। तो मैं एफआईज के डेटा में बहुत ज़्यादा आज इसलिए रीडिंग नहीं करना चाहता, एक्सपायरी का भी है और वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो आज से देखेंगे। और दीप मैं उस हिसाब से बहुत चिंतित नहीं हूँ। जहाँ तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, दीप देखिए बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं सीरीज की शुरुआत में, तो मंथली सीरीज़ के लिए आज से 11,000 अहमियत वाला लेवल है। 21 लाख शेयर कॉल्स में वहाँ पर हैं। 11,000 के पार निकल कर टिकेंगे तो ही मैं तेज़ी गिनना शुरू करूँगा। अभी यहाँ से 200 पॉइंट और बढ़ भी जाते हैं तब तक कोई इसे खाली बाउंस बैक के तौर पर आप मान के चलिए। जब तक आप 11,000 के पार ना निकले तब तक तो पहला संकेत मजबूती का है ही नहीं। और 11,150 क्लोजिंग बेसिस पर, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब ऊपर की तरफ 11,000 है और नीचे 10,800 को तोड़ेंगे तो फ्रेश कमजोरी होगी। बैंक निफ्टी के लिए 20,500 एक हल्की रुकावट का लेवल, हल्के सपोर्ट के तौर पर है, जिसके आसपास आप बंद हुए हैं 20,450 पर। और ऊपर डेटा है नहीं एक्चुअली, 21,500 ऊपर बड़ा लेवल है, तो 21,500 अभी काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी में डेटा काफ़ी कम है, तो जो लेवल्स मैंने दिए हैं दीप, उसी पर फोकस करना चाहिए जी। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रखते हैं इन अहम सपोर्ट लेवल्स पर और देखते हैं कि आज का जो बाजार का एक्शन है वो कैसा रहेगा। नई सीरीज़ की शुरुआत है, वीकेंड सेशन है, तो देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आज रहेगा। चलिए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं आपको कौन से स्टॉक्स पर आज नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ कुशल, वरुण और साथ ही मानसी जुड़ रहे हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए यहाँ पर आज निफ्टी में डिविज लैब और एसबीआई लाइफ की एंट्री होगी और साथ ही भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट निफ्टी से आज बाहर हो जाएंगे। साथ ही कैनरा बैंक पर फोकस रखिए। क्यूआईपी पर आज बोर्ड बैठक है, इस पर फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही थॉमस कुक की भी बोर्ड बैठक है और ये बाईबैक को लेकर आज इसमें चर्चा होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो फ्लाइट रिफंड के मामले हैं उस पर भी अगली सुनवाई जो है आज होती हुई नजर आएगी, तो देखते हैं कि वहां से आज कैसा फैसला निकल कर आता है। इसके अलावा सुवेन फार्मा जो 1:1 बोनस उन्होंने अनाउंस किया था, उसकी आज एक्स डेट है। और साथ ही धानुका एग्रीटेक, इनके जो शेयर बाईबैक हुए थे 100 करोड़ का, उसकी भी आज एक्स डेट है, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। साथ ही ट्राई के जो डेटा आए थे वहां पर अगर आप जो अपडेटेड इनके अब सब्सक्राइबर्स बेस देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर करीब 48 लाख घटे थे, वो अब घटकर अब 30.5 करोड़ जो इनके टोटल सब्सक्राइबर है। भारतीय एयरटेल के करीब 11 लाख ग्राहक घटे हैं 31.6 करोड़ पर, अब इनके अब सब्सक्राइबर बेस है एज ऑफ जून। और साथ ही रिलायंस जियो, यहां पर ऑलमोस्ट 45 लाख ग्राहक जो है जुड़ते हुए नजर आए हैं और ऑलमोस्ट 40 करोड़ जो है अब इनके ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस होते हुए दिखे हैं। राइट्स, इनके लिए पॉजिटिव खबर है। आंध्र प्रदेश में कंपनी को करीब 206 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। रोड्स ओवर ब्रिजेस बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहां पर इनकी एक अब सब्सिडियरी बन गई है सैम्पो रोजन लॉ। यहां पर इन्होंने जो इनके कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे वो अब उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिए हैं और अब 49.1% से हिस्सेदारी बढ़कर ऑलमोस्ट 75% होती हुई दिखी है। और इनका जो हार्वेस्टर लाइन बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एक्सेंचर ने अपने Q4 FY20 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इनका जो आय है वो 2% गिरकर आया है $10.8 बिलियन पर। साथ ही जो मार्जिन है वो 14.3% पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और जो मुनाफा है वहां पर $1.29 बिलियन के मुनाफा आता हुआ दिखा है और 14.3% की बढ़त वहां पर देखी गई है। हालांकि जो गाइडेंस है FY21 की वो कहीं ना कहीं वीकर साइड पर देखने को मिली है FY20 के मुकाबले, जहां पर 4% की गाइडेंस दी थी उन्होंने और अब 2 से 5% की जो गाइडेंस है वो कांस्टेंट करेंसी में ये डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स इस वजह से आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो आईटी स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे। लीडर रहे हैं वैसे तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से, बट कल की गिरावट के बाद और एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद देखते हैं यहाँ पर कैसा एक्शन रहेगा। चलिए वरुण से भी जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स उनके पास हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले टाटा समूह की 2 कंपनियां टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर्स आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि टाटा कॉफ़ी दरअसल वीजी सिद्धार्था की जो प्लांटेशन है, उस कॉफ़ी प्लांटेशन है, उसको खरीदने की यहाँ योजना बना रही है और ये जो डील है करीब 1200 से 1500 करोड़ में हो सकती है। दूसरा, टाटा कंज्यूमर्स जो है वो सीसीडी की जो वेल्डिंग मशीन कारोबार है उसको खरीदने की योजना बना रही है। तो टाटा ग्रुप के तरफ से जो कैफे कॉफ़ी डे है उसमें काफ़ी कुछ खरीदारी की यहाँ खबरें आ रही है, जिसके चलते ये 2 स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे कुछ स्टेक सेल करना चाहते थे। अब खबरें ये निकल के आ रही है कि 3 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो यहाँ पे हिस्सा खरीदने के इच्छुक है और ये जो 3 नाम है
वो है KKR, बेन कैपिटल और ब्लैकस्टोन। तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मैक्स वेंचर, इस पे नज़र रखें क्योंकि खबरें ये निकल के आई थी कल की, कुछ पेपर्स ने ये लिखा था कि इस कंपनी ने कुछ जो इनकी अनलिस्टेड एंटिटीज़ है वहाँ पे फंड्स की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। तो उसके ऊपर कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि ये आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है, कोई इसमें मतलब नहीं है, टोटली बेसलेस है। साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स वेंचर जो है उन्होंने 22 से 23 सितंबर के बीच दरअसल 40 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। और सबसे आखिरी में जमुना ऑटो, यहाँ पे प्रमोटर जो है प्रदीप सिंह जवार, इन्होंने 22 सितंबर को 1.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो प्रमोटर्स की तरफ से 2 स्टॉक्स में एक्शन हुआ है जहाँ पे आपके नज़र होनी चाहिए। ओके, तो कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और लगातार हम देख रहे हैं जमुना ऑटो में प्रमोटर एक्शन बना रहता है, तो वो स्टॉक एक बार फिर से फोकस में आएगा। शुक्रिया वरुण। आइए अब देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज ब्रोकरेज रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। BPCL पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है। बिकवाली की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 360 के दे रहे हैं। कल की क्लोजिंग 377 की रही। 30 सितंबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की डेडलाइन है। अशोक लेलैंड पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। FY 21-22 EPS में 4% की गिरावट इन्होंने की है और इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 63 के दे रहे हैं। मारुति पर सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 8,350 के लक्ष्य हैं। कल की क्लोजिंग 6,301 की रही। इन्हें कारोबार और आउटलुक पर काफी भरोसा है और आगे मजबूती देखी जाएगी, ऐसी गुंजाइश है। कारोबार को किया के लॉन्च से असर देखने को जरूर मिला है, लेकिन छोटी गाड़ियों में कंपनी की पहचान जो है वो आगे भी बनी रहेगी एक मोनोपोली के तौर पर। DLF और प्रेस्टीज एस्टेट पर CLSA की रिपोर्ट आई है। CLSA ने रियल एस्टेट सेक्टर पर ही रिपोर्ट जारी की है। ऑफिस स्पेस में रिकवरी देखने को मिली है। इनके मुताबिक थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 20 में अब्जॉर्प्शन जो है दुगने से भी अधिक होने का अनुमान है और खास तौर से अधिक ऑफिस स्पेस वाले डेवलपर्स इन्हें पसंद है। इसी के चलते DLF पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 190 के लक्ष्य यहां पर दे रहे हैं और प्रेस्टीज एस्टेट पर भी CLSA की खरीदारी की ही राय है। 280 के ये लक्ष्य यहां पर बता रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन, फोकस रखिएगा। आइए फोकस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स पर जो देने वाले हैं आपको पिक ऑफ द डे। बिगुल के साथ करते हैं सबका स्वागत। स्वागत है आप सबका अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में। करिए शुभ शुरुआत वागले साहब। सुप्रभात अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कल के गिरावट के बाद अनिल जी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आज, लेकिन फिर भी मैं बाय के साथ ही चलना चाहूंगा क्योंकि बाउंस बैक अच्छा खासा आना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कल ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जो नहीं हुआ, लेकिन आज मैं समझता हूँ बाउंस बैक होगा। मैं अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की सलाह दूंगा। तो कंडीशनल कॉल है, करेक्शन आएगा तो ही बाय करे। कल एक ब्रेकआउट आया है इसमें बड़ा वाला। पोजिशनली मेरे को पैटर्न बहुत क्लियर है। 1948 का क्लोज है। 1920 1900 के लेवल्स अगर करेक्टिव मूव आता है, बहुत बार ऐसे होता है एक बड़ी मूव आती है फिर साइडवेज चले जाता है, करेक्टेशन आता है और फिर मूव चलती आगे मूव की शुरुआत होती है। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो हुआ तो ही मैं बाय करूंगा 1920 और 1900 के रेंज में। 1872 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 2020 का मेरा टारगेट होगा और ये एक हफ्ते का व्यू है। ओके, हफ्ते भर के लिए खरीदें। अपोलो हॉस्पिटल गिरावट में 1900-1920 की रेंज में खरीदेगा। 1872 1872 और 2020 का टारगेट। सचिन जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली की सलाह है एंड ये बिकवाली की सलाह एक पुल बैक ट्रेड को कैपिटलाइज करने की है। अगर हम HCL टेक की इस पर्टिकुलर काउंटर को देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेकुलर अपमूव में रहा है।
बट हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक्सपायरी हुई और एक 800 का जो एक अहम लेवल था वो उसने तोड़ दिया है। 840 के आसपास इसने काफ़ी समय से प्रयत्न किए थे क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने के लिए, बट वो हुई नहीं थी। एंड जिस तरीके से इसका RSI डिप हो रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छा करेक्शन आ सकता है काउंटर में। सो जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 760 तक ये पर्टिकुलर स्विंग बनना चाहिए। तो अगर आज के सेशन में थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है अराउंड 795 790 एक अच्छा जोन है जहां पर शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी चाहिए। 815 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस एंड एक रिव्यू जोन होगा अराउंड 760 के आसपास। ये एक मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट एक काउंटर ट्रेंड है जो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको सिर्फ मेंटेन करनी है, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा धीमे करेक्ट हो। सेल टेक में करें बिकवाली 815 के स्टॉप लॉस के साथ 790-95 की रेंज में मिले आज ऊपर गैप से खुलने के बाद, तो वहां बिकवाली करने का होगा बेहतरीन मौका। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरा इरादा तो बिकवाली का ही है और कल ही दिया था पिक ऑफ द डे कोल इंडिया, जहां पे मुझे पैटर्न पे कॉन्फिडेंस है। कोई भी पुल बैक आता है तो बिकवाली की राय है, जिन्होंने बेचा हुआ है होल्ड करें। 122 रुपए 50 पैसे 122.50 का स्टॉप लॉस है, 102 से लेकर 103 का टारगेट है। अनिल जी कल काफी कुछ ज्यादा काम नहीं करा क्योंकि मार्केट काफी चौपी थी, बट एक ही चीज मेरे दिमाग में चल रही है अनिल जी कल से, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला अनिल जी, कि वो जो कल आपने योगा करा था उसमें हाथ नीचे कहां से गए और टांगे ऊपर कहां से आई। अनिल जी अभी तक मैं उसी में घूम रहा हूं। नहीं चलिए कोई बात नहीं, बंसल जी प्रैक्टिस करेंगे आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। शुरुआत कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आज इसी चीज़ पर तो बात करने वाले हम। आज दोपहर 3:30 बजे आपके लिए मस्ती का पूरा डोज होगा। स्पेशली ये हफ्ता आपके लिए बड़ा तनाव भरा निकला है। आज तो फिर भी SGX निफ्टी थोड़ी रिलीफ दे रहा है, लेकिन मस्ती की पाठशाला मिस मत करिएगा। आपका पूरा वीकली स्ट्रेस बस्टर। आज हम बात करेंगे हमारे सारे एक्सपर्ट से इसी मुद्दे पर कि फिटनेस के लिए एक वो बात जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जी हाँ, आपका क्या टारगेट है? नहीं तो वो होता है ना कि हर साल 1 जनवरी को लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो ये साल का नहीं, ज़िंदगी भर का रेजोल्यूशन है कि जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो मैं मदद करूँगा हमारे सारे एक्सपर्ट्स की कि वो कैसे इस चीज़ को कर पाएँ। कि मसलन जैसे अगर समझिए बंसल जी कहें कि मैं शीर्षासन नहीं कर पाता, तो मैं बंसल जी को बताऊंगा कि कैसे किया जाए, उसमें किस तरीके से मदद ली जा सकती है। तो ये एक बेहतरीन आपके लिए स्ट्रेस बस्टर शो होगा जिसे आप मिस मत करिएगा 3:30 बजे आज के लिए। आइए कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी एक मिड कैप स्टॉक है जिसमें कि कल कमजोर बाजार में भी तेजी बनते दिख रही थी। स्टॉक का नाम है HEG, जिसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे चार्ट पर नजर आया है। एक सपोर्ट से बाउंस हुआ है, तो HEG में खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 710 रुपए के आसपास। पहला टारगेट 800 रुपए का, दूसरा टारगेट 825 रुपए का। तो 800-825 के टारगेट के लिए HEG में खरीदारी की राय। ओके 800 और 825 के टारगेट्स के लिए HEG में आप खरीदारी करके चलिए। ये है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से सलाह। चलिए नज़र रखते हैं किस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस आएगी। पर कल काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्टिव आपको आते हुए दिखे और एक बार फिर से टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर एक्शन है। कुणाल जी आप ही के पास वापस आता हूँ। चाय का स्टॉक नहीं है बट कॉफ़ी का स्टॉक है, टाटा कॉफ़ी, और इनका प्लान है कि CCD के जो पूर्व प्रमोटर थे VG सिद्धार्था, उनके जो कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं वो ये खरीदारी करने की योजना में है। ऐसी खबरें आ रही हैं 1200 से 1500 करोड़ की ये डील हो सकती है। टाटा कॉफ़ी का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सर, यहाँ पर कोई राय? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स टाटा कॉफी के काफी अच्छे हैं दीपांशु। तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है जो कि 95 रुपए के आसपास है, और स्टॉक में भी करेक्शन आया है लगभग 120 रुपए से घटकर अब ये 98 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 95 क्योंकि सपोर्ट भी बहुत करीब है, तो मेरी राय में यहाँ खरीदने में हर्ज नहीं है। लेकिन टाटा कॉफी बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदें। 95 रुपए के नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज इन स्तरों पर खरीद सकते हैं। मुझे लगता है दोबारा से इसमें 125 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो दोबारा से 125 के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए। टाटा कॉफ़ी पर नज़र रखिए, यहाँ पर आपको एक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है।
बंसल जी, एक रेलवे स्टॉक आपके लिए राइट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार मार्केट का एक्शन आता रहता है, हालांकि इस समय बाजार का ट्रेंड थोड़ा वीक रहा है। कंपनी को 200 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं। हमने 2 हफ्ते पहले बात भी करी थी और वो कह भी रहे थे कि आने वाले समय में कुछ और अच्छे ऑर्डर्स इन्हें मिल भी सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है राइट्स का? क्या यहाँ पे खरीदारी या ट्रेड कर मौका बनता है? देखिए दीपांशु, खरीदारी का मौका बनता है और वो इस कारण से बनता है क्योंकि 235 के स्तरों पर स्टॉक का एक डबल बॉटम पीछे बना हुआ है और इस बार भी ऑनगोइंग जो मार्केट की डिक्लाइन चल रहा है उसमें भी 235 पर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो जिनके पास है 235 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, डबल बॉटम है तो रिस्क वर्थ टेकिंग है। अगर करेक्शन पे 238 के अराउंड मिलता है तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के राइट्स को खरीदा जा सकता है मौजूदा स्तरों पर। ओके, तो राइट्स पर नज़र रखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक्शन होगा। सचिन जी, M&M यहाँ पर आपकी कोई राय सर? क्योंकि देखा हमने कि ऑटो स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में बड़ा ब्रेकडाउन आया है। एस्कॉर्ट्स और M&M जो थोड़े लीडर्स रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी बिकवाली आई है। एक अपनी सब्सिडरी में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो तो खबर है, पर कल जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है, क्या इन लेवल्स पर M&M बाउंस बैक दे सकता है या फिर वीकनेस अभी भी रहेगी? ठीक है, आई थिंक मेजर जो एक सपोर्ट था स्टॉक में काफी समय से जो होल्ड कर रहा था अराउंड 600 के आसपास का था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो जिस इंटेंसिटी से ये बिकवाली हुई है या करेक्टिव इसे बोली है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक्सटेंशन हो सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 550 के आसपास जाके एक स्विंग बनना चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिल जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 550 काफी बड़ा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए ओवरऑल ट्रेंड वाइज भी। तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली यहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नीचे के लेवल्स भी मिल सकते हैं। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, शायद और गिरावट यहाँ पर आपको आती हुई दिखे, उसके बाद अगर आप चाहें तो निवेश का मौका बन सकता है। पर आइए, 2 और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय और साथ ही सिद्धार्थ सिदानी साहब भी हैं। शुभम जी, आपके पास पहले आता हूँ। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आज का जो मेरा पिक है वो SBI पे बिकवाली की सलाह है। इसमें काफ़ी समय से बिकवाली का कंसिस्टेंटली रिकमेंडेशन हम देते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज थोड़ा सा पुल बैक बाजार में देखने को मिले, लेकिन अगर वो पुल बैक आता है तब फिर से मौका बनेगा इस SBI को बेचने के लिए। बिकॉज अगर हम देखें तो SBI अच्छे बाजार में भी कभी उसने परफॉर्म नहीं किया है और अब मुझे लगता है कि अब इस तरह के मार्केट में यहाँ पे गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। तो उछाल पे बिकवाली की सलाह है, तो ऑप्शन के थ्रू हम इसको इस ट्रेड को बनाएंगे। 170 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो क्लोज हुआ था लगभग 6 रुपये 65 पैसे पे, लेकिन अगर ये 6 रुपये तक मिलता है, मार्जिनली मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ, अगर 6 रुपये तक मिलता है तो वहाँ पे खरीदें। इसमें लक्ष्य होगा 10 रुपये और 11 रुपये, ये 2 टारगेट होंगे इस पुट ऑप्शन के लिए, और 4 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 170 के पुट ऑप्शन के थ्रू SBI में एक मंदी का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए SBI पर बिकवाली की राय और आप बिकवाली कर सकते हैं पुट ऑप्शंस खरीद कर। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग सर। बाजार में तो काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है, अब बताइए कि इन लेवल्स पर आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? अट्रैक्टिव कौन सा नाम लग रहा है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाजार की आपने बात कर दी तो मैं यही कहूंगा कि ये हवा का झोंका है, ये भी बीत जाएगा। और मुझे लगता है कि जब ऐसा सिचुएशन रहता है तब आपको ऐसा स्टॉक चुनना चाहिए जो आपको सेफ्टी भी दे, साथ ही साथ प्रॉमिस करे कि अच्छे रिटर्न आएंगे। और वो कंपनी केमिकल से है, स्पेशलिटी केमिकल से, विनती ऑर्गेनिक्स। 1350 1350 का टारगेट। ATBS करके केमिकल है, उसका वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका की कंपनी लुब्रिजोल की बंद हो चुकी है, अब विनती ऑर्गेनिक्स सबसे बड़ी है विश्व की। और मुझे लगता है कि 1500 करोड़ का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन है जिसमें एग्री, डाइज, प्लास्टिक्स और बहुत सारे केमिकल्स का नया इन्वेंशन होने वाला है। विनती ऑर्गेनिक्स स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जरूर खरीदे, 1350 का टारगेट निवेश की राय। बिल्कुल, तो नज़र रखिए विनती ऑर्गेनिक्स पर, यहाँ पर आप बढ़िया एक्शन देख सकते हैं। और कुछ समय पहले मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी न्यूज़ रिव्यू सेगमेंट में, उन्होंने बताया भी था कि उनके कैसे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं आगे जाकर। सिद्धार्थ जी, आपका एक और चहीता स्टॉक ग्रैन्यूल्स जो खबरों में रहा है, परफॉर्मेंस भी इसने अच्छी दी है, कमज़ोर बाजार में भी अच्छा परफॉर्म किया है और अब खबरें आ रही हैं
कि कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स कंपनी में निवेश कर सकते हैं। पहले भी ये खबरें आई थी, अब इक्विटी फंड्स के नाम भी आ गए हैं और दिग्गज फंड्स हैं जैसे कि केकेआर, बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन जो शायद हिस्सा खरीदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। किस तरह से देखना चाहिए इस खबर को और इसका स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए दीपांशु, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये कंपनी पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज की इतना इंटरेस्ट बड़े बड़े फंड और प्राइवेट इक्विटी का जरूर आएगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा, इनका जो सेक्टर है उसमें एक टेलविंड है, साथ ही साथ वैल्यूएशन पैरामीटर्स है। अभी भी ग्रैन्यूल्स को अगर मैं देखूं तो दूसरे पीएस के कंपैरिजन में सस्ता है, रीजनेबल प्राइस्ड है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रैन्यूल्स इंडिया डेफिनेटली ये भाव पे या इसके गिरावट पे जरूर अक्यूमुलेशन करना चाहिए, और बेहतरीन कंपनी है फार्मा एपीआई। कोई नया टारगेट सिद्धार्थ जी आपका 330 के टारगेट के तो ऊपर है, कोई टारगेट रिवीजन किया है इस पर आपने अभी? नहीं दीपांशु, अनफॉर्चुनेटली हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट्स जो फंडामेंटली रिवीजन होते हैं वो रिजल्ट्स आने के बाद ही होते हैं, क्योंकि हमें जो भी टारगेट्स देने हैं वो मजबूती से देने हैं और एकदम कॉन्फिडेंस से रखना है, इसलिए रिजल्ट का वेट। चलिए ठीक है, फिर रिजल्ट्स के बाद एक फ्रेश टारगेट सिद्धार्थ जी लेकर आएंगे कंपनी पर जैसे कह रहे हैं कि खबर पॉजिटिव है और इसका एक्शन भी आपको पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आज की पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, आज की पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक समझ में आ रहा है बाय साइड का सिंजिन है। सिंजिन के अंदर तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। सिंजिन स्टॉक एक कंटिन्यू तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। ऑलरेडी हमने एक पिछले 15-20 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखी है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। अब यहां से बाय करें 560-65 के आसपास सिंजिन के अंदर। 550 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 580 से लेके 590 रुपए तक के लेवल सिंजिन में देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे हमारी तरफ से सिंजिन के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगी। सुमित जी 3 दिन की आपकी पिक ऑफ द डे सारी सेल कॉल्स रही हैं। 3 दिन बाद आज आप पिक ऑफ द डे में तो एटलीस्ट पहली बाय कॉल दे रहे हैं, तो क्या मानना चाहिए कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपका मार्केट व्यू फिर से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दीपांशु, 3 दिन में पिक ऑफ द डे सेल रही है और पिछले 7 दिन कंटिन्यूसली हर रोज हमने जी बिजनेस पे सेल का कॉल दिया है और होपफुली आज मैं मार्केट खुलने के बाद बाय का व्यू ढूंढूंगा, जिसमें शुरुआत पिक ऑफ द डे से तौर पे हो चुकी है और बाकी मार्केट खुलने के बाद देखेंगे। तो मैं आज मोटा मोटी बाय का व्यू ढूंढ के बाय के कॉल देने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, तो अच्छी खबर आपके लिए एक और है कि सुमित जी का भी थोड़ा मार्केट व्यू एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो चेंज हो रहा है। देखते हैं कि आज कैसा एक्शन आपको स्टॉक्स में आते हुए दिखेगा। बट संकेत ऑफ कोर्स शुरुआती तो पॉजिटिव हैं। डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, SGX निफ्टी देख लीजिए। अनिल जी भी हमें सुबह बता रहे थे कि अब एक्सपायरी और वॉलेटिलिटी के बाद बाजार अट्रैक्टिव लेवल्स पर दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट आगे आपको कैसे आते हुए दिख सकता है। कैनरा बैंक, यहाँ पर वागले साहब आपकी राय जानना चाहूँगा। काफ़ी एक्टिव रहता है PSU बैंक मूवमेंट्स में ये स्टॉक। QIP को लेकर आज बोर्ड बैठक है, अगर बाउंस बैक आता है मार्केट में तो क्या कैनरा बैंक पार्टिसिपेट करेगा? कोई ट्रेड बनता है इस पर? अंशु, पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका है। जब इसने 95 ब्रेक किया, एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन था, जो मुंह आया भी। अभी मुझे लगता है बाउंस बैक होगा तो भी सस्टेन नहीं होगा। हो सकता है बिल्कुल 83 के लेवल पे हमको 87-88 तक का बाउंस बैक देखने को मिले। तो मुझे लगता है वहां पर बेच के ही चलना चाहिए। सूनर देन लेटर ये 78 to 75 तक के लेवल में जा सकता है, कुछ हफ्तों की बात है। ओके, कैनरा बैंक पर नज़र रखिए। वैसे स्ट्रक्चर वीक लग रहा है और यहाँ से आगे और गिरावट भी आपको आती हुई दिख सकती है। सुमित जी, आपका फेवरेट डिवीज़ लेबोरेटरीज, आज निफ्टी में इसका पहला दिन होने वाला है। निफ्टी का डेब्यू है स्टॉक का, और यूजुअली जैसे कि हमने कल एक्सक्लूसिव रिसर्च में बताया भी था कि निफ्टी में एंट्री के बाद हम स्टॉक पर थोड़ी बिकवाली भी देखते हैं, थोड़ा प्रेशर आता है। डिवीज़ का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? अगर प्रेशर आता है तो कोई शॉर्ट ट्रेड बनेगा इस पर या इन लेवल्स पर स्टेबल है? बिल्कुल बनेगा, एकदम सही स्टडी है, सही डेटा है। और पहला दिन है निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से एक बार बाइंग के लिए तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। कल हमने ऊपरी लेवल से दबाव देखा है, तो स्टॉक के अंदर अभी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं। डिवीज लैब में नीचे में 2980 3000 के आसपास का सपोर्ट लेवल है दीपांशु। ये लेवल्स अगर टूटते हैं
तो डीवीज लैब में एक बार गिरावट आएगी और फिर नीचे में हमें 2800 रुपए तक के लेवल डीवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। तेजी इसके अंदर सस्टेन हो एक बार 3100 का लेवल तभी करनी है, जब तक 3100 के ऊपर एक बार सस्टेन नहीं होता तब तक वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें डीवीज लैब में खरीदारी की। और मैंने जो सपोर्ट दिया है वो ध्यान में रखें, 2980 3000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो एक अच्छा फॉल डीवीज लैब में देखने को मिलेगा। ओके, तो नज़र रखते हैं डिवीज़ लैब पर। आज इसका और साथ ही SBI लाइफ का निफ्टी में डेब्यू है, तो दोनों स्टॉक्स हमारे फोकस में रहेंगे। कुणाल जी, SBI लाइफ पर आपकी राय सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो यहाँ पर नज़र रखने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में इस बिकवाली से पहले भी थोड़ा दबाव आ रहा था और निफ्टी में एंट्री के बाद शायद और दबाव SBI लाइफ पर आता हुआ दिखे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस स्टॉक के लिए? देखिए दीपांशु, कल एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया है। एक बड़ा सपोर्ट था 826 रुपए के आसपास, वो कल ब्रेक हुआ, 805 रुपए के आसपास बंद हुआ। निचले स्तरों से जरूर कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि दीपांशु चार्ट थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ है और नीचे के लेवल सब आपको देखने को मिल सकते हैं। 825 जब तक पार ना हो तब तक खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नीचे मुझे लगता है कि 760 रुपए पर अगला सपोर्ट है, वहां तक स्टॉक धीरे धीरे करके फिसल सकता है। ओके, तो नज़र रखिए जहाँ तक SBI लाइफ का सवाल है। सिद्धार्थ जी, आपकी टाटा कंज्यूमर पर कोई राय सर? खबर आ रही है, एक्चुअली दोनों टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफ़ी फोकस में होने वाले हैं। टाटा कॉफ़ी जो फॉर्मर CCD प्रमोटर VG सिद्धार्थ के कॉफ़ी प्लांटेशन थे वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कैफ़े कॉफ़ी डे का वेंडिंग मशीन का कारोबार है वो टाटा कंज्यूमर खरीद सकता है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए में। कोई सिनर्जी देखते हैं अगर ये डील आगे जाकर मटीरियलाइज होती है? और टाटा कंज्यूमर पर आपकी कोई राय? जी दीपांशु, आपने सही कहा। टाटा कंज्यूमर हम 300 रुपए के स्तर से हम बात करते जा रहे हैं FMCG स्पेस में। अब हमें लगता है कि रीजनेबली प्राइस्ड है, यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये खबर पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि गिरावट पे ही ध्यान देना चाहिए अगर आपको खरीदारी का मौका ढूंढना हो। और अगर टाटा ग्रुप में आपको एक खरीदारी का मौका ढूंढना है तो वो स्टॉक होगा टाटा केमिकल। बहुत जन कहते हैं कि स्टॉक गिर चुका है, हमने कई बार रिकमेंड भी किया है। बिल्कुल स्टॉक गिरा है और मुझे लगता है कि ये मार्केट का ट्रेंड है, वॉलेटिलिटी आपका दोस्त। और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी हिंदुस्तान ने इसका नमक खाया है। बार बार रिपीट करूंगा, टाटा केमिकल बेहतरीन परफॉर्म करेगा 400 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक चीज बताओ, हिंदुस्तान में नमक तो खाया, लेकिन नमक उधार थोड़ी खाया है सर। नमक के पैसे तो दिए हैं सर, मुफ्त में थोड़ी खिलाया टाटा ने नमक। मैंने बिल्कुल मुफ्त में नहीं दिए हैं, बट अब जो अपने नमक जो हिंदुस्तान ने इसका लिया है उसका भरपाई टाटा केमिकल उसके शेयर से करेगा 400 रुपए के टारगेट के साथ। ठीक बात है। तो टाटा केमिकल्स ये है स्टॉक, और कल टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों में आपने खरीदारी होती दिखी थी प्रमोटर्स की तरफ से, तो ये स्टॉक आप रडार पर रखिए। चलिए लगे हाथ टाटा मोटर्स DVR की बात निकली तो सुमित जी बड़े बुलिश हैं, उस पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी, टाटा मोटर्स DVR कुछ और तेजी बन सकती है? बिल्कुल अनिल जी, टाटा मोटर्स DVR में तेजी बन सकती है। कल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 60 रुपए का है, एक बार 60 रुपए का लेवल टूटा और स्टॉक भागा। 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद 68 से 72 तक के लेवल जल्दी ही टाटा मोटर DVR में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए यह है आपके लिए टाटा मोटर्स DVR पर राय। 60 रुपए को पार करने दीजिए, उसके बाद आएगा बड़ा एक्शन।